सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लिखा हुआ है। किसी ऑब्जेक्ट का या हमारी बॉडी का जो टोटल ग्रेविटी है वो हमारे सेंट्रल एरिया पे कंसंट्रेटेड होता है, या वो पॉइंट जहां पे हमारी बॉडी का पूरा ग्रेविटी पूरा वेट कंसिडर होता है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसके बाद है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। जैसे कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की बात कर रही थी अभी तक, ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका पूरा मास इसके सेंटर एरिया पे होगा। तो वैसे ही अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं किस सिस्टम में, तो इनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो उनका सेंटर ऑफ, जहां पे इन दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा वहां पे इसका पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा, उसको सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम को यहाँ पे डिराइव करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट लेंगे m1 और m2 मास के, जो कि ए और बी पॉइंट पर होंगे, और उनका जो पोजीशन है, पोजीशन को हम यहाँ पर r से रिप्रेजेंट करेंगे, r1 से रिप्रेजेंट करेंगे और r2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक हमने 3 डायमेंशनल लिया हुआ है, एक्सिस एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके बाद ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ओ से r1 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है ए जिसपे m1 मास का ऑब्जेक्ट है, और ओ से r2 डिस्टेंस दूर पॉइंट बी पर m2 मास का ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है। ठीक है, तो हम लेट करेंगे कि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 होगा और बी पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो F2 होगा, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं ए और बी को। तो उनका सेंटर ऑफ मास आप देखिए कहाँ पे आएगा, उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो सेंटर ऑफ पॉइंट बनता है वहां पे इनका सेंटर ऑफ मास को हम बताएंगे। तो यहाँ पे टू टाइप के फोर्स एक्ट करेंगे ए पॉइंट पे, और टू टाइप के फोर्स एक्ट करेंगे बी पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे आपका फोर्स एक्ट करेगा एक एक्सटर्नल फोर्स F1, और दूसरा फोर्स क्या होगा, वो फोर्स जो बी पार्टिकल ए पार्टिकल पे लगाता है उसको हम लिखेंगे F12। F12 इसका मतलब जो सेकेंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में टोटल फोर्स हो गया आपका F12 प्लस F1। जो F1 है वो इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स हुआ, और F12 जो है वो बी के थ्रू लगने वाला फोर्स हुआ। वैसे ही पार्टिकल बी पे भी दो टाइप के फोर्स एक्ट करेंगे। फर्स्ट फोर्स जो होगा वो होगा F2, और सेकंड फोर्स जो होगा वो होगा F21। ठीक है, टोटल फोर्स हो गया आपका F21 प्लस F2। ठीक है, अब इनकी वेलोसिटी को लेते हैं, मान लेते हैं ए की वेलोसिटी v1, बी की वेलोसिटी v2। तो मोमेंटम निकालेंगे ए पार्टिकल का। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू एम वी, है ना। तो p1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 और v1। वैसे ही p2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 और v2। यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर v1 कॉमा v2 आएगा, प्लस नहीं आएगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं, जो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो हम यहाँ पर dp अपॉन dt इज इक्वल टू लिए हैं F12 प्लस F1, ये आपका ए ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, p की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, p1 की वैल्यू m1 v1 हमने यहाँ पुट करी। सेम मतलब निकालेंगे dp2 के लिए। ठीक है, तो dp2 के लिए होगा आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए F21 प्लस F2, फिर यहाँ पर P2 के प्लेस पर रखेंगे M2 V2, फिर इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और उसकी वैल्यूज को भी ऐड कर दिया। ठीक है, फिर d अपॉन dt कॉमन निकालते हैं, ये आपका बचेगा F12, F21, F1 और F2, सबको अरेंज कर दिया गया। इसके बाद वी नो दैट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 इज इक्वल टू F21 होता है, और वो भी एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, F12 के प्लेस पर F21 या F21 के प्लेस पर F12 रखेंगे नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रखा, इस तरह से इस कंडीशन पे दो टर्म कट जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे बचेगा F1 प्लस F2। उन दोनों के प्लेस पर एक F लेंगे हम, कैपिटल F। अब देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला।
V1 इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर V1 के प्लेस पर हमने रखा dr1 अपॉन dt, V2 के प्लेस पर रखा dr2 अपॉन dt। फिर वहां से हमने इस टर्म से d अपॉन dt कॉमन निकाला, m1 m2 कॉमन निकाला। तो इस तरह से जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो इसके बाद ये जो आपका पूरा टर्म है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, इस पूरे के प्लेस पर हम लिखेंगे कैपिटल R, जिसको हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा ये आपका हो गया f के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे dp अपॉन dt इज इक्वल टू, इस साइड के टर्म में देखिए आपका d अपॉन dt लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन पे d अपॉन dt जब कटेगा तो इस साइड पे सिर्फ p बचेगा और इस साइड पे आपका इतना टर्म बचेगा। तो m1 प्लस m2 आपका एज इट इज रहेगा, d अपॉन dt भी लिखा गया है स्क्वायर के फॉर्म में, सॉरी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे और इस पूरे के प्लेस पर यहाँ पे आएगा r। ठीक है, तो r की जो वैल्यू है ये वैल्यू आती है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो एमपी है एग्जाम में पूछ जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन कौन सा एग्जाम में आता है। फिलहाल इस वाले एग्जाम में आपको लास्ट के चैप्टर्स आएंगे, स्टार्टिंग वाले चैप्टर से नहीं आएंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे। अब जिस तरह से हमने 2 पार्टिकल के लिए बनाया था, वैसे ही अब हम n पार्टिकल के लिए देखेंगे, कंसीडर करेंगे एक सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है। P पॉइंट से देखिए r1 डिस्टेंस दूर एक m1 है, m2 है, m3, m4, m5, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो उनका डिस्टेंस हम ले लेंगे, पोजीशन ले लेंगे r1 r2 rn तक। अब हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। हाँ, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, कैपिटल R इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेंटर ऑफ मास। RCM का मतलब ये बहुत सारे पार्टिकल के लिए निकालना, तो हम लिखेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn तक। ठीक है, इसको सम के फॉर्म में लिखेंगे, समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। बहुत सारे पार्टिकल्स अगर होते हैं तो उसको समेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। समेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, 1 से स्टार्ट होकर के n तक है, तो समेशन इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n हो गया। m की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट होकर n तक गई है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर i इक्वल टू 1 to n लिखा है, और ये आपका mi ri के फॉर्म में लिखा हुआ है। वैसे नीचे वाला टर्म देखिए आपका सिर्फ m के फॉर्म में है, i की वैल्यू 1 से लेके n तक गई है, तो यहाँ पर mi लिखेंगे। ठीक है, अब लेट करेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म के प्लेस पर हमने लिख दिया नीचे कैपिटल M, या कैपिटल M को सामने लेकर के आएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन m के फॉर्म में, और ये आ गया आपका समीशन i इक्वल टू 1 to n mi ri। अब हम फोर्स निकालेंगे सारे ऑब्जेक्ट, सारे पार्टिकल के लिए। ठीक है, टोटल फोर्स इक्वल टू F1 F2 F3 डैश 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 Fn तक। वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर dp अपॉन dt, p के प्लेस पर रखेंगे mv मास इनटू वेलोसिटी। तो सारे के लिए निकालेंगे d अपॉन dt p1, d अपॉन dt p2 डैश डैश डैश, d अपॉन dt pn। तो p1 के प्लेस पर m1 v1, p2 के प्लेस पे m2 v2, pn के प्लेस पे mn vn। हाँ, तो ये आ गया आपका टर्म। इसके बाद v की वैल्यू देखिए, dr अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तब यहाँ पे v1 के प्लेस पर dr1, v2 के प्लेस पर dr2, vn के प्लेस पर drn लिखा हमने। ठीक है, फिर d अपॉन dt जो है यहाँ से पूरे से हमने कॉमन निकाल लिया, उसको बाहर लेकर के आएंगे तो d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, सही कर लेंगे, d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। इसके बाद हाँ, कैपिटल M इज इक्वल टू होता है m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश mn, तो हम इस नीचे वाले पूरे के प्लेस पर रख देंगे कैपिटल M।
चलिए देखते हैं। M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डैश डैश MN R, इसने कुछ गलत लिखा हुआ यहाँ पर, M2 R2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका ये पूरा टर्म था जो MIRI के फॉर्म में आएगा, उसको समेशन के फॉर्म में इस तरह से सॉल्व करके लिखेंगे। अब सेंटर ऑफ मास जो दिया है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास तीनों के लिए निकाला जाएगा। तो ये जो आपका इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि अगर हम वेलोसिटी के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपका आर के प्लेस पर V आ जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे तो आएगा आपका A। जिस तरह से यहाँ पर वेलोसिटी के लिए VCM आया है, वैसे एक्सेलरेशन के लिए ACM इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n MI अपॉन कैपिटल M आएगा। और सेंटर ऑफ मास के लिए हमने निकाल लिया है पहले ही। इसके बाद है आपका टॉपिक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? वो बॉडी जिसपे हम एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाते हैं तो उसका शेप या वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, उसको रिजिड बॉडी कहा जाएगा। जैसे कि ह्यूमन बोन हो गया या फिर हार्ड स्टोन हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा उसका वॉल्यूम है और कितने वॉल्यूम पे उसका मास कंसंट्रेटेड है। जितने वॉल्यूम पे, जितने एरिया पे उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास कहा जाएगा। कुल मिलाकर के सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके सेंटर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है। इसको सॉल्व करेंगे रिजिड बॉडी के लिए, तो इसको भी हम कंसिस्ट करते हैं एक सिस्टम जहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? RCM इज इक्वल टू 1 अपॉन M समेशन I इक्वल टू 1 to n MIRI। यहाँ पे जो कैपिटल M है वो होल बॉडी का मास बता रहा है, और M1 M2 M3 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास बता रहा है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे रखे गए हैं। पोजीशन वेक्टर होगा R1 से लेकर के Rn तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 था आपका RCM इज इक्वल टू 1 अपॉन M समीशन, इस तरह से था। RCM इज इक्वल टू 1 अपॉन M, उसके बाद समीशन I इक्वल टू 1 to n MIRI। तो हम यहाँ पे इस पूरे के प्लेस पर रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ RDM। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका बन जाएगा RCM इक्वल टू 1 अपॉन M RDM। आप कंसिडर करेंगे सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए। तो RCM के लिए अगर यहाँ पर आपका R के फॉर्म में है तो X के लिए किस फॉर्म में होगा? X के फॉर्म में, और Y के लिए Y के फॉर्म में, J के लिए सॉरी K के लिए K के फॉर्म में होगा। तो
हाँ, x के लिए आएगा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमने पढ़ा था पुराने चैप्टर्स में, स्टार्टिंग के चैप्टर में। तो जब हम इसको फॉर्म में लिखेंगे, आरसीएम के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बनेगा आपका आरसीएम इज इक्वल टू एक्स सी एम आई प्लस वाई सी एम जे प्लस जेड सी एम के। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर आर के प्लेस पर हम इसकी पूरी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आर के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू आई 1/n, और ये वाले आर वेक्टर के प्लेस पर आएगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तीनों का सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे तो जो आपका एक्स सी एम है वो कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को इसके इक्वल आएगा, वाई सी एम इसके इक्वल आएगा, जेड सी एम इसके इक्वल आएगा। तो सेंटर ऑफ मास है वो आपका एक्स एक्सिस के लिए ये वैल्यू से सॉल्व होगा, वाई एक्सिस के लिए ये वाले से, और जेड एक्सिस के लिए ये वाले वैल्यू से सॉल्व होता है। इसके बाद जो है आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। एग्जाम में पूछा जाएगा टॉर्क क्या होता है। अगर हम लीनियर मोशन हमने पढ़ा था, लीनियर मोशन की बात करें तो कोई भी जो बॉडी है अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो लीनियरी वर्क करता है, या लीनियरी मूव करता है। ठीक है, तो अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को एंगल के फॉर्म में रोटेट करना है या एंगुलर फॉर्म में उसको वर्क कराना है, तो उस पर हमको एक फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट होती है जिसको टॉर्क कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी कैपेबल है रोटेट होने के लिए अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि हमने वहां पे टॉर्क अप्लाई किया है। तो फोर्स लगाने के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर टर्निंग होता है, टर्निंग इफेक्ट शो करता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस को रोटेट करने लगता है, उसको टॉर्क कहा जाता है। और ये दो चीजों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगाया गया है और किस एक्सिस पे वो पहले से है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टू टाइप के टॉर्क बताए गए हैं। अगर फोर्स लगाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करता है तो उसको, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करता है तो उसको पॉजिटिव टॉर्क कहेंगे इस डायरेक्शन पे। और अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करता है तो उसको नेगेटिव टॉर्क कहा जाएगा। इसके बाद है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क से ही बनता है। द टॉर्क ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये एक्सिस है, एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट जो आपका एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है, उसी एक्सिस पे, जैसे कि आपका फैन हो गया। ठीक है, फैन को आप देखेंगे जिस भी एक्सिस पर बना हुआ वो उतने ही उसी एक्सिस पे रोटेट करता है, वो अपने एक्सिस से बाहर नहीं जाता। तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम लगता है। एंगुलर मोमेंटम जो है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम पी इंटू आर, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसको डिराइव करते हैं। माना हमने यहाँ पर एक पार्टिकल को जिसका मास m होगा, पोजीशन वेक्टर उसका हम r ले लेंगे। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p इंटू डिस्टेंस, मतलब कि लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। तो l इक्वल टू p, और डिस्टेंस को यहाँ पर o भी लिए हैं बिकॉज ऑफ, ये देखिए ड्रॉ, ये आपका एक्सिस है। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और इसी तरह से ये रोटेट हो रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है यहाँ पे ओ बी। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी ओ, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर साइन थीटा का रेशियो निकालते हैं। साइन थीटा होता है आपका पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी, और हाइपोटेन्यूज आपका हो गया ओ ए, बिकॉज 90 डिग्री जो है वो बेस पे बन रहा है। सॉरी, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज ओ ए। तो इस कंडीशन पे ओबी की वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि हमको ओबी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ओबी इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, और ओ ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ से लेकर के तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर, तो ओबी इज इक्वल टू आएगा आर साइन थीटा।
अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो L इक्वल टू P इंटू ओबी के प्लेस पर आ गया आर, सॉरी ओबी के प्लेस पर आ गया आर साइन थीटा, और साइन थीटा जो है हम यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा गया है, इसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर होती है 1, तो यहाँ पे आएगा आपका L इक्वल टू आर पी, ये निकलेगा आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। इसके बाद की टॉपिक जो है वो कल की क्लास में देखेंगे।